नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। इनमें जो है सही कथन और को चुनना है। अभिकथन में बोला गया है, लाला लाजपत राय ने 1916 में तर्क दिया कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। और कारण में बोला गया है, उनका मानना था कि कांग्रेस का उद्देश्य पहले ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा करना और केवल गौण रूप से भारत के हितों की रक्षा करना था। तो लाला लाजपत राय, जिन्हें हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं, उनका नाम है पंजाब केसरी। पंजाब से जो है नेतृत्व करते थे लाला लाजपत राय। पहला कथन तो सही है। उन्होंने कहा था कि लॉर्ड डफरिन जो है, कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस की स्थापना के समय जो है भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। और दूसरा कथन, उनका मानना था कांग्रेस का उद्देश्य पहले ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा करना और केवल गौण रूप से भारत की रक्षा करना। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण करता है। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े इन कथनों पर विचार करें। भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग जानते हैं 8 अगस्त 1942 को हुआ था भारत में। डेट लिख देते हैं, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। कांग्रेस का जो है वर्धा समिति में 14 जुलाई 1942 को जो है अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। 7 अगस्त 1942 को बम्बई में ग्वालियर टैंक मैदान है, अबुल कलाम की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा जो है स्वीकार किया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का प्रारूप जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। प्रारूप जो है, ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग को सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। देखिए मोबाइल में देखना पड़ता है वीडियो सही से, इसीलिए लिख नहीं पा रहे हैं सही से। आप लोग देखिए कंटेंट पे विश्वास कीजिए, आपको क्वेश्चन सही मिलेगा। ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा कर सके, उससे ज़्यादा हमारे लिए कुछ नहीं है। देखते हैं इसका कथन निष्कर्ष। पहला नंबर है, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया था। तो ये बिल्कुल यहाँ गलत है। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा। दूसरा नंबर है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अनेक मार्गों में ब्रिटिश शासन लुप्त हो गया। ये बिल्कुल सही है। ब्रिटिश शासन लुप्त हो गया, जी बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर देखते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, बंगाल के मिदनापुर जिले के तमलुक और बॉम्बे के सतारा जिले में क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकार बनाई। ये भी बिल्कुल सही है। छात्र, चौथा नंबर, मजदूर और किसान विद्रोह के आधार थे, जबकि उच्च वर्ग और नौकरशाही सरकार के प्रति वफादार रहे। यह भी जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो 20 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4। इसमें एक नहीं होगा, उत्तर की गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, तो इसीलिए इसका जो है ऑप्शन एक जो है नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4 बिल्कुल सही है। और आपको जो है बता दें, उत्तर प्रदेश के बलिया में जो है चित्तू पांडे के द्वारा समानांतर सरकार बनाया गया था। और सतारा महाराष्ट्र में जो है वाई बी चौहान के द्वारा समानांतर सरकार बनाया गया। वाई बी चौहान और नाना पाटिल दोनों मिलकर छा महाराष्ट्र के सतारा में, यह जो है महाराष्ट्र में हुआ था। ये सब देखिए आप लोग को सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसीलिए आप लोग को व्याख्या सहित बता दे रहे हैं। अगर आपको अच्छा ना लगे तो कमेंट करके राय दे सकते हैं, सीधा क्वेश्चन भी हम करवा सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के सामने। सीधे आप लोग को लेटेस्ट है, फरवरी में एग्ज़ाम हुआ है, एडीयू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 72वीं बीपीएससी में
बीपीएससी जो पूछ रहा है क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को जनजातीय क्षेत्रों के शासन और प्रशासन के लिए अलग कानून बनाने का अधिकार देता है। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीधा पूछा हुआ है, इसमें प्री में पूछा था इसका क्वेश्चन नंबर हमको ध्यान नहीं है, आप जाके देख लीजिए वीडियो में, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि अनुच्छेद सरकार जनजातीय क्षेत्र के लिए शासन और प्रशासन के लिए अलग कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 243 में जिक्र है। और अनुच्छेद 243 में आप लोग जानते हैं पंचायत से संबंधित जो है अनुच्छेद का जिक्र किया हुआ है। पंचायत का 243 ए से जो है 243 ओ तक पंचायत है। उसके बाद जो है नगर पालिका का जिक्र किया हुआ है 243 ओ से 243 ओ से 243 जेड जी तक। उसके बाद जो है 243 को में जो है सहकारी समिति का भी जिक्र किया गया है। तो 243 में जो है बहुत ज़्यादा क्लॉज दे करके बनाया गया है अनुच्छेद को, बहुत लंबा अनुच्छेद है। और अनुच्छेद जो है 245 में संसद द्वारा राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। राज्य के विधानमंडल के लिए जो विस्तार बनाया जाता है उसका जिक्र किया है 245 में। अनुच्छेद 249 में जो है राज्य सूची के विषय में के संबंध में राष्ट्र हित में जो है कानून बनाने की शक्ति जो है संसद के पास होगी, उसका जिक्र अनुच्छेद 243 में किया गया है। आप बोलिएगा तो लिख देंगे, बाद में कि सुन के भी आप काम कर सकते हैं, वरना लिख भी सकते हैं हम, तो लिखेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, तो आप लोग को जो दिक्कत ना हो। 249 में राज्य सूची के विषय में, राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति, कानून बनाने की संसद की शक्ति, अनुच्छेद 249। देखिए अनुच्छेद, चारों अनुच्छेद आपको बता दिए हैं। अनुच्छेद 244 में जनजातीय क्षेत्रों के शासन और प्रशासन, अनुच्छेद 243 पंचायत से सम्मति और पंचायत नगर पालिका और सहकारी समिति, अनुच्छेद 245 में जो है संसद द्वारा विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है विधानसभा के लिए। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के हित में जो है कानून बनाने की संसद की शक्ति का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में कौन से भारतीय संघवाद में विषमता के उदाहरण है? विषमता के उदाहरण के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व है। बिल्कुल है, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है अनुसूची, चौथी अनुसूची में इनका जिक्र किया गया है भारतीय संविधान में। चौथी अनुसूची में जिक्र है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा का स्थानों का आवंटन। और बिहार से जो है 16 सीट जो है राज्यसभा के लिए आवंटित है। सबसे ज़्यादा सीट जो है उत्तर प्रदेश के लिए है 31 सीट। दूसरा नंबर देखते हैं, 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। तीसरा नंबर, नीति आयोग की संरचना। देखिए नीति आयोग की संरचना जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुआ। और योजना आयोग का गठन जो है योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था। और योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। प्रथम उपाध्यक्ष जो है अरविंद पनगडिया को बनाया गया था और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। 4 नंबर देखिए, संघीय इकाइयों के रूप में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रावधान है। इसमें सही कूट का प्रयोग करके उत्तर चुनना है। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा राज्यसभा के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व है, बिल्कुल सही है। 5वीं और 6ठी अनुसूची के लिए अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन बिल्कुल सही है। नीति आयोग की संरचना जो है संघवाद का उदाहरण है। यहाँ पे विषमता पूछ रहा है तो ये नहीं हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। देखिए मौलिक कर्तव्य से संबंधित जानकारी पूछ रहा है। निम्नलिखित में कौन सा संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत सूचीगत मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है? आप लोग जानते हैं मौलिक कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
जो है मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। पहले जो है हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11वां संविधान मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना उनके माता पिता या गार्जियन जो भी हो उनका कर्तव्य होगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। तो 23 का जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 23 का भी, अपने पास के वातावरण को स्वच्छ रहना। ये जो है इसका सही आंसर नहीं है। बाद बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना ये भी है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, मिश्रित संस्कृति और समृद्ध विरासत को संरक्षित करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित सभी जानकारी आपको बता दी। और मौलिक कर्तव्य जो है भारत के संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को कहाँ के संविधान से अपनाया गया है? तो रूस के संविधान से अपनाया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति। पहले 10 कर्तव्य थे, बाद में 11वां संविधान 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और इनका जिक्र जो है अनुच्छेद 51 क में किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हार्बस कॉर्पस जो है रीट का उल्लेख अनुच्छेद 32 और 226 दोनों में किया गया है। दूसरा, इस रीट का प्राथमिक उद्देश्य अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही को जो है चुनना है। तो सही आप लोग देख लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है अनुच्छेद 32 इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है जारी किया जाता है और अनुच्छेद 226 जो है हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 32 को जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिमेंडेस के रूप में बताया गया है। इसको जो है संविधान का आत्मा हमारे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 32 को बोला गया है। और इसमें 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण हार्बियस कॉर्पस, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध और चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार परीक्षा। और हाई कोर्ट के द्वारा जो है अनुच्छेद 226 में और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत जो है रिट जारी किया जा सकता है। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों सही है। 24 का ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो प्रारूप समिति का सदस्य जो है प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है वो अपने संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। एन माधवराव सदस्य थे, एस.एम. सादुल्ला सदस्य थे, दामोदर स्वरूप सेठ ये जो है सदस्य नहीं थे, एन.जी. अयंगर ये भी सदस्य थे। और क्या कहते हैं इनमें 8 सदस्य थे, जिनमें 4 तो आप जान गए हैं, 4 का और नाम बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। आगे एग्जाम में आप लोग को महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल सकता है। तो भीमराव अंबेडकर इनके अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उसके बाद के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला का इसमें जिक्र किया हुआ है। एन. गोपाल स्वामी अयंगर, बी.एल. बित्र इनका मृत्यु हो गया था, तो इनके स्थान पर जो है एन. माधवराव को बाद में लाया गया। और डी.पी. खेतान इनका भी मृत्यु 1948 में हो गया था, तो इसके जगह पे है टी.टी. कृष्णमाचारी को लाया गया। संविधान में प्रारूप समिति में इतने सदस्य थे। सबका नाम आप लोग देख लीजिएगा किताब में हिस्ट्री खोल के, पॉलिटिकल साइंस खोल के,
क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। बीपीएससी का लेटेस्ट पैटर्न है। एग्जामिनर जिस तरह से पूछ रहा है उस तरह से आप लोग को हम बता रहे हैं व्याख्या सहित। वीडियो देखिए, आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। प्रीवियस ईयर जो है किसी भी एग्जाम को निकालने का जो है ना उसका नस होता है। आप तैयार कर लीजिए, आपका 80% तैयारी हो जाएगा यहीं से वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। 26 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, इसका गठन संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था। ये तो बिल्कुल सत्य है। इसे 1994 में वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ये जो इनका गठन संथानम समिति की रिपोर्ट पर 1964 में किया गया था, ये बिल्कुल सही है। और वैधानिक दर्जा जो है इनको 1964 में प्राप्त नहीं हुआ था। और तीसरा है, इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 3 अन्य आयुक्त होते हैं। तो इनका जो है इससे पूछ रहा है उपयोग करके सही है। तो इनका सही तो है, इसमें जो है इसका एक ही सही है कि इसका गठन जो है संथानम समिति के अनुशंसा पर किया गया था 1964 में। और वैधानिक दर्जा जो है इनको सितंबर 2003 में सितंबर 2003 में जो है संसद जो है इसको संवैधानिक दर्जा मिला था। तो ये जो 1964 में वैधानिक दर्जा लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा। और इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं जो अध्यक्ष होते हैं और 2 और होते हैं, मतलब यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 2 अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं 3 सदस्यीय समिति के अनुशंसा पे, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। और इनका कार्यकाल जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल जो है 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो उनके आधार पर जो है इनका रिटायरमेंट होता है। तो इसका सही आंसर 26 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ए। इनका गठन संथानम समिति की रिपोर्ट पर 1964 में हुआ था और इन्हें वैधानिक दर्जा सितंबर 2003 में दिया गया था। और इनमें 1 सदस्य अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल जो है 4 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो उनके आधार पर किया जाता है। और करेंट अफेयर की दृष्टिकोण से आप लोग जान लीजिए कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो है अध्यक्ष कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीधे आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। 19वां केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत में है अभी वर्तमान में, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आप लोग छाप लीजिए, सीधा क्वेश्चन आएगा। आप लोग बैठ जाइए ना बीपीएससी में, किसी भी अधिकारी पदाधिकारी लेवल का, आपको एक क्वेश्चन में कितनी जानकारी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो देख लीजिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए ज़रूर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं। धन विधेयक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, कोई भी विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी कर के अधिरोपण या उन्मूलन का प्रावधान करता है स्वतः ही उसे धन विधेयक होने के योग्य बनाता है। दूसरा, यदि राज्यसभा धन विधेयक पर कुछ सिफारिशें करती है तो लोकसभा उन सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। बिल्कुल गलत है ये। राज्यसभा के सिफारिश के लिए बाध्य नहीं है। यदि राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं किया जाता तो उसे पारित माना जाएगा। अब ये बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है केवल डी हो जाएगा कि अगर राज्यसभा मात्र अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक को मात्र 14 दिनों के लिए ही 14 दिन के भीतर जो है अनुमति दे करके जो है राज्यसभा में भेजना होता है। अगर वो अनुमति 14 दिन तक नहीं देते हैं, 15वां दिन हो जाता है, तो उसे पूर्णतः स्वतः पारित मान लिया जाएगा। बात कर रहे हैं धन विधेयक के बारे में। तो धन विधेयक की परिभाषा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में संविधान में चर्चा किया गया है और अनुच्छेद 109 के तहत ये बताया गया है कि राज्यसभा 14 दिन के भीतर जो है अपनी सिफारिश सहित उसे लोकसभा को लौटा दे। धन विधेयक और अनुच्छेद 112 अनुच्छेद देख लीजिए। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का परिभाषा है। अनुच्छेद 109 बता ही दिए हैं। अनुच्छेद 112
अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 266 भारत के संविधान संचित निधि, भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिकता निधि, ये जो है धन विधेयक के संबंध में जितना भी पावर है वो लोकसभा के पास ही है, राज्यसभा जो है उनमें कुछ भी नहीं कर सकता है। तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा केवल 3। यदि राज्यसभा द्वारा 14 दिन के भीतर धन विधेयक लोकसभा में वापस नहीं किया जाता तो उसे पूर्णतः पारित मान लिया जाएगा। धन विधेयक की परिभाषा 110। ये अनुच्छेद जो है जितना भी लिखा है याद कर लीजिए। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, 266 संचित निधि, 67 आकस्मिकता निधि। 101% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा संविधान से कुछ नहीं पूछता है भाई। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, उसका व्याख्या अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, अधिकारी बनिए। हम भी बनेंगे, आपके साथ साथ बनेंगे, सब मिल के बनेंगे भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है, उनके बारे में पूछा गया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निजी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए पेंशन योजना। ऑप्शन नंबर सी, अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य है निजी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए पेंशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अगर वीडियो छोटा बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जो है अगला वीडियो में अगला पार्ट में दिखाया जाएगा। आप लोग जुड़े रहिए, आप लोग के लिए पूरा क्वेश्चन व्याख्या सहित हम करवाएंगे। थोड़ा समय लग जाता है, मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है, फिर भी आपको दिक्कत को जो है सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। 29 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, जैसा कि केशवानंद भारती के मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की पुष्टि की गई थी। बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन संविधान की मूल विशेषताओं को नहीं बदल सकते हैं। अनुच्छेद 368 के अनुसार, अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर बोला गया है प्रस्तावना न्यायोचित है और इसके प्रावधान न्यायालयों में प्रवर्तनीय है। इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? सत्य कथन चुनना है। तो प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, जैसा कि केशवानंद भारती में ये बिल्कुल सत्य है। और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान संशोधन मूल विशेषताओं को नहीं बदल सकते। अनुच्छेद 368 के अनुसार इस प्रस्तावना न्यायोचित है, इसके प्रावधान न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 2। प्रस्तावना जो है भारत की आत्मा एक तरह से माना जाता है। प्रस्तावना को जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लोक लेखा समिति, इसकी स्थापना पहली बार 1921 ईस्वी में हुई थी। दूसरा, इनमें 22 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। तीसरा, समिति के कार्य लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 308(1) में निहित है। उपयोग में से कौन सा जो है सही है? सही को हम लोग को चुनना है। तो इसकी स्थापना पहली बार 1921 में हुई थी, बिल्कुल सही है। इनमें 22 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, ये भी सही है। और 15 सदस्य जो हैं लोकसभा के इसमें होते हैं और 7 सदस्य जो है राज्यसभा के इनमें शामिल होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य लोकसभा के, टोटल जो है 22 सदस्य इनमें होते हैं, 22 से अधिक नहीं हो सकते हैं। उसके बाद समिति के कार्य लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के 308 में निहित है। तो इनका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से सभी जो है सत्य है। लोक लेखा समिति के बारे में आप लोग देख लीजिए। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से, टोटल 22 सदस्य होते हैं। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जिला एक उत्पाद 31 नंबर, एक जिला एक उत्पाद ODOP के पहल के अंतर्गत बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला अपने निर्दिष्ट उत्पाद के साथ गलत मेल खा रहा है? तो गलत मेल खा रहा है उसको चुनना है। तो गया गुड़, मुजफ्फरपुर लीची, ये तो बिल्कुल सही है। नालंदा मखाना, नालंदा मखाना जो है मिथिला मखाना हो गया, मिथिला का क्षेत्र। मखाना बोर्ड का स्थापना हाल ही में बिहार में बजट में 2025 में शामिल किया गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है गलत है। गया गुड़ भी गलत है और नालंदा मखाना भी गलत है। मुजफ्फरपुर लीची शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है, इनको GI टैग भी मिला हुआ है बिहार में। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 नंबर की तरफ। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को प्रत्यय और दूसरे को कारण कहा गया है। प्रत्यय पहला, भारत की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP को पूंजीगत व्यय कटौती किए बिना राजकोषीय घाटा को कम करके वित्तीय समेकन मजबूत करने की उम्मीद है। कारण, संपत्ति मोनेटाइजेशन से प्राप्त आय को पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में माना जाता है, जिससे इसे राजस्व व्यय की बजाय अवसंरचना निर्माण के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ए सही है। ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 का, भारत की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को पूंजीगत व्यय कटौती किए बिना राजकोषीय घाटे को कम करके वित्तीय समेकन मजबूत करने की उम्मीद है। संपत्ति मोनेटाइजेशन से प्राप्त आय को पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में माना जाता है, जिससे इसे राजस्व व्यय की बजाय अवसंरचना निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला, भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र बड़ी FDI प्रवाह आकर्षित कर रहा है, जो 2030 में 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य पूरा करने के लिए पर्याप्त है। कारण, सौर मॉड्यूल और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI जैसी अनुकूल नीति ढांचों ने निजी निवेशकों के लिए सभी वित्तीय और नियामक बाधाओं को हटा दिया है। विकल्प इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र जो है बड़ी FDI आकर्षित कर रहा है, जो 2030 में 5000 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य पूरा करने के लिए पर्याप्त है। ये बिल्कुल सही है। सौर मॉड्यूल और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जैसी अनुकूल नीति ढांचों ने निजी निवेशकों के लिए सभी वित्तीय और नियामक बाधाओं को हटा दिया। ये बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालक्रमानु व्यवस्थित करना है। तो पहला है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन घोषणा। तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा जो है अगस्त 2021 ईस्वी में किया गया। दूसरा है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति योजना। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति योजना जो है सितंबर 2022 में शुरू किया गया। तीसरा, आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा। आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा जो है मई 2020 ईस्वी में कोविड के टाइम में जो है किया गया। और चौथा है PLI योजना का नए क्षेत्रों वस्त्र, ड्रोन, सेमीकंडक्टर में विस्तार। तो लॉजिस्टिक PIL योजना के नए क्षेत्रों का विस्तार जो है सितंबर 2021 में किया गया। तो इनका जो है कालक्रम के अनुसार जो है सेट करना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 3 आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा। उसके बाद हो जाएगा 1 नंबर 3-1 ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। 3-1-4-2 पहला हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन घोषणा, PLI योजना के नए क्षेत्रों का विस्तार और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। देखिए डेट सहित आप लोग के सामने है, आप लोग याद कर लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में क्रमबद्ध करें।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम किसान योजना, अटल पेंशन योजना। इनका जो है मतलब समय आप लोग को याद रहेगा तभी तो कर पाइएगा। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया। 8 अप्रैल